जनवरी 1981 से दिसंबर 1981 तक दर-बदर की ठोकरें पुलिस से छुपते छुपाते, कभी फाका कशी तो कभी शब बसरी का ठिकाना नहीं, कभी जेब खाली, कहीं जहादी और मौलवी का रूप तो कभी जीन्स पहने अफ्रो बाल रख अपनी असलियत को छुपा रखा। जिंदगी में सोचा तक नहीं था कि इन हालात से भी गुजरना पड़ेगा, मगर शाउर था कि जिस रास्ते पर चल निकले हैं इसमें बहुत तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि बयान कर चुका हूं कि अल-जुल्फ़कार या लीबिया साजिश केस से पहले लाहौर के इलाके समनाबाद में एक इनकलाबी टोला तश्कील देने में हम लोग कामयाब हो चुके थे। स्टडी सर्कल, शहरी गुरीला वॉरफेयर, मफरूरी बेस बदलने या राजदारी के तरीक़ाकार पर तवील लेक्चरों पे मगज़मारी के मराहिल से गुज़रने का तजर्बा तो था, मगर अमली ज़िंदगी में इन सब मराहल को बहुत सख्त पाया। इसके अलावा हमारे इनकलाबी ग्रुप को फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेने का बड़ा शौक़ था। कार्लोस चे गुवेरा ने अपनी कुतब में इनकलाबी के लिए जिस्मानी तरबियत, सेल्फ डिफेंस पर बहुत ज़ोर दिया है, लेकिन हमारे पास जिस्मानी तरबियत के लिए ना तो कोई उस्ताद था और ना ही किसी महफूज जगह का कोई बंदोबस्त। के सख्त गर्मियों की एक शाम तनवीर जमान ने कहा कि आए अपने फ्लीट बूट, निकरें, टी शर्ट वगैरह ले लें, मेरे साथ चलें, मगर किसी ने कोई सवाल नहीं करना और ना ही कोई सियासत पे बात करनी है। हम लोग सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद हम माल रोड पर वाक़े स्टेट गेस्ट हाउस के सामने आ खड़े हुए। इस जगह आकर हैरान थे कि ये क्या माजरा है कि हम तो हुकूमत के बागी हैं और ये जगह हुकूमत का एक गढ़ है। अभी कुछ सोच ही रहे थे कि कराटे सूट पहने एक शख्स मरकजी दरवाजे पर आ हमें अंदर आने का इशारा करने लगा। तनवीर के पीछे हम भी हो लिए। ये शख्स बड़ी गर्मजोशी से मिला, मगर कोई बात न तारुफ की तकलीफ गवारा की। अलबत्ता ऐसा महसूस ज़रूर हुआ कि जैसे वो जानता है कि हम लोग कोई इनकलाबी ज़िया मुखालफ टोले का हिस्सा हैं, वरना आम हालात में एक उस्ताद अपने शागिर्दों से तफसीली तारुफ तो करता ही है। कोई 2 घंटे तक सख्त थका देने वाली जूडो कराटे की मशकें करवाता रहा। ट्रेनिंग ख़त्म होते ही गेस्ट हाउस के बैरों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट मशरूबात पेश कर दिए। इस तरह हम लोग कोई 2 माह तक गेस्ट हाउस के सब्ज़ाज़ारों में उस शख्स से तरबियत लेते रहे। न कभी उसने हमारा नाम पूछा और ना ही हमें इसके बारे में जानने की जुर्रत हुई। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मेरा भाई आगा मुबीन अचानक बेहोश हो गया। हम बहुत परेशान थे कि क्या करें। इतने में उस्ताद साहब ने न जाने क्या दाव आजमाया कि मुबीन को फौरी होश आ गया। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान गेस्ट हाउस में 2 पाकिस्तानी चंद सफ़ेद फार्म जो देखने में बड़े अफसरान लग रहे थे वहां आ गए। हम सब एक तरफ हो गए, मगर उनकी बातें सुनने में आ रही थीं, जिनको सुनकर मालूम हुआ कि हमारे उस्ताद का नाम शहरयार है। मुद्दतों के बाद टीवी में किसी शहरयार खान बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं हैरान हो गया कि ये साहब वही शहरयार खान थे जो हमें जूडो कराटे ट्रेनिंग दिया करते थे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक नवाब ख़ानदान कैम्ब्रिज का तालीम याफ्ता एक बड़ा बैरोक्रेट किस चक्कर में हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग देता रहा। मेरी समझ में शहरयार साहब का हमें ट्रेनिंग देने की चंद एक वजूहात आती हैं, लेकिन इनका यहाँ जिक्र नहीं कर रहा। बहरहाल अल-जुल्फ़कार में शमूलियत से कबल ही मफरूर रहने, बेस बदलने, सेल्फ डिफेंस जैसे हरबों का कुछ तजर्बा हो चुका था जो बाद में बहुत काम आया। काबुल पहुंचने की जुस्तजू का वो सफ़र जो 17 दिसंबर 1981 को अली मस्जिद से शुरू हुआ था, बिला आखिर कई दिनों के दुश्वार गुजार रास्तों, शदीद मौसमी हालात, अफ़गान बागियों की निगाहों, गोलियों, राह में जा बजा बिछी माइंस, जलालाबाद काबुल शाहरा के दोनों जानब दियो हैकल पहाड़ों की सुरंगों में रॉकेट लॉन्चर थामे अफ़गान गुरीला से बचते बचाते ढलती शाम के करीब हम काबुल में दाखिल हो रहे थे। पहले बयान कर चुका हूँ कि जलालाबाद से हमारी टैक्सी निकली ही थी कि रास्ते में अफ़गान बागियों ने अपने 2 बंदों को हमारी टैक्सी में ज़बरदस्ती सवार करवा दिया था। ये दोनों अफ़गान मौलवी चेक पोस्टों
کہ نوخیز روسی فوجیوں کی برہنہ ٹانگوں کی تعریف میں اپنی قصہ گوئی میں اس قدر جذباتی پن لے آتے کہ جیسے گرما گرم کباب کو دیکھ کسی بھوکے کے منہ میں رال ٹپکنے لگتی ہے۔ روسی فوجی ہر گاڑی کو روکتے اور مسافروں سے پیسہ کی رٹ لگا رقم طلب کرتے تھے، یعنی کہ ایک سپر پاور کے سپاہی رائفل دکھا کر بھیک مانگتے یا کوئی بتہ وصول کرتے۔ اس بات کو میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ دونوں مولوی CIA پلان کے تحت روسی سپاہیوں کو مفت ہیروئن سپلائی کرتے تھے۔ ہمارا ٹیکسی والا ہر قریب آتی روسی چیک پوسٹ کو دیکھ کر گاڑی کے ریڈیو کی فریکوینسی کابل ریڈیو سے ملا دیتا اور جن ویران علاقوں سے مجاہدین کے نمودار ہونے کا شبہ ہوتا وہاں ایک قرآنی آیت کی ٹیپ بلند آواز میں لگا دیتا تھا، مگر وہ لوگری مولوی قرآنی آیات سے بھی بے نیاز ہو روسی فوجیوں کے حسن اور ان کے ساتھ بتائے حقیقی یا فرضی واقعات مزے لے کر سناتے رہے۔ خدا کر شہر سے باہر ہی ایک ویران جگہ پر وہ مولوی اتر گئے۔ بہرحال جیسے ہی ہم کابل کی حدود میں داخل ہوتے جا رہے تھے تو پہاڑوں کے دامن میں بنی بستیوں کے گھروں کی روشنیاں دیکھ کر زندگی کی امیدیں لوٹ رہی تھیں۔ اس وقت کابل کے کچے بوسیدہ گھر پیرس کی عمارتوں سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اس پر حسن اتفاق کے ٹیکسی والے نے رفیع صاحب کے گانوں کی ٹیپ لگائی تو پہلا ہی گانا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا شروع ہو گیا۔ ایک تو گانا بہت زبردست، بھرپور زندگی کی ترجمانی، تیز و تند میوزک اور موڈ آف سیلیبریشن کی ترنگ میں گایا ہوا تھا۔ بس ان لمحوں کے ساتھ ہمارے اندرونی احساسات کو رفیع صاحب کی آواز مل چکی تھی۔ شدید سرد مگر سہانی شام کو ہماری ٹیکسی کابل کے محلہ کارتا چار کے ایک وسیع اور ریز عمارت کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہاں سے آل ذوالفقار کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کے دونوں فرزند انتہائی خوش شکل اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو تو کسی ہالی ووڈ فلم کا ہیرو دکھائی دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ بھائیوں کی بھٹو شہی سے والہانہ محبت اور پارٹی کے لیے ہر قسم کے پرخطر کاموں کی خبریں تو مجھے لندن میں رہتے ہوئے بھی ملتی رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی تنظیم میں شمولیت سے ہم لوگ جلد ضیاء سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ میں سے کون سا بھائی لیبیا گیا تھا اور کون اسٹوڈنٹ لیڈر ہے؟ بھٹو بھائیوں کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا اور کافی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ میر صاحب نے بتایا کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ تینوں بھائی کچھ دن اکٹھے کابل میں آرام کرتے، مگر آپ کے بڑے بھائی آغا ندیم یعنی اکبر اور ڈاکٹر ٹریلو کو آج ہی پاکستان کسی بہت ہی اہم مشن کے سلسلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اور ولید نے دبے لفظوں میں احتجاج کرتے ہوئے بھٹو بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ضیاء کے ذاتی حکم پر یعقوب چینا، آغا وسیم، زبیر منہاس، آغا ندیم وغیرہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا ایجنسیوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ فی الحال پاکستان جانے کا رسک نہ لیا جائے۔ مگر شاہ نواز نے بتایا کہ اکبر اور ٹریلو تو واپس جا کر اس اہم مشن کو سر انجام دینے میں راضی ہیں۔ وہ جن کی زندگی کو رسک ہے وہ تو پاکستان جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے، لہٰذا آپ دونوں بھی حوصلہ رکھیں اور اگر ان کا مشن پورا ہو گیا تو پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ بادل نخواستہ ہم دونوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ باہر آئے تو ہم نے ندیم کو ساتھی اختر بیگ کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ ندیم نے اختر بیگ سے ہمارا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ بیگ میرا سب سے بہترین اعتمادی دوست ہے، لہذا تم دونوں بھی بیگ کے ساتھ ہی رہنا۔ اور اختر بیگ کے کمرے میں جا کر ہم نے چائے پی، گپ شپ ہوتی رہی۔ اختر بیگ کیا تھا بس یہ سمجھ لیں کہ پوری آل ذوالفقار تنظیم کی ماں تھا۔ فوٹوگرافی، کاغذی کام، پروپیگنڈا سیل، رسالہ نکالنا، بغیر کسی مشین و موضوع آلات کے تنظیم کے تخمے بنانا سے لے کر ہر ٹیکنیکل کام اس کے ذمہ تھا۔ لیبیا کا کیپٹن سالم بن عامر جب آل ذوالفقار کابل بیس میں آیا تو مرتضیٰ بھٹو نے بیگ کا تعارف یہ کہتے ہوئے کروایا کہ یہ ہماری تنظیم کا انمول ہیرا ہے۔ لیبیا میں جن دنوں سالم بن عامر اور بھٹو برادران میں ان پیسوں کے مسئلے پر کشیدگی عروج پر تھی جو بے ضمیر کھا گئی تھی، تو سالم کی کوشش تھی کہ وہ ہم ساتھیوں کو مرتضیٰ سے توڑ دے۔ بیگ نے
नासर कैंप में कज़ाफ़ी की सबज किताब डिज़ाइन करके बनाई थी, जिस पर सालम ने कहा कि तुम तो वाकई अनमोल हो, तुम यही डिज़ाइन कज़ाफ़ी के घर बाबुल अजीज़िया में करो तो कर्नल तुमको बड़ा इनाम देगा और अपने ज़ाती स्टाफ में रख लेगा। बेग ने कहा कि अगर मुझे मुर्तज़ा भुट्टो कहे तो मैं ये काम रकम के बगैर अंजाम दे दूंगा। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी जो बेग ने भुट्टो बरादरान से वफाशार होने का सबूत देने के लिए ठुकरा दी थी। बहरहाल बेग से पहली मुलाकात का हाल बयान कर रहा था। इसी मुलाकात में हमने नदीम को बहुत समझाया कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान जाने का रिस्क मत ले और ख़ास तौर पर डॉक्टर ड्रेलू के साथ पाक अफ़गान सरहद पार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था कि ड्रेलू शक्ल रंग और की वजह से बदसूरत पठान भी नहीं लगता था कि कोसों दूर से ही पहचाना जाता कि ये कोई गैर पश्तून है, क्योंकि इस ज़माने में अफ़गान मुजाहिदीन को ख़ास तौर पर गैर पश्तून अफराद पर नज़र रखने की हदायत थीं, लिहाजा इसके साथ बॉर्डर पार करना बहुत बड़ा रिस्क था। हमारे बहुत समझाने पर भी आगा नदीम ने कहा कि मैं क़यादत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता और वैसे भी ये गुरिल्ला तंजीम है। अगर हमने ही मिशन अंजाम देने से इनकार कर दिया तो फिर भुट्टो मिशन को कौन पूरा करेगा। जिस पर वलीद ने कहा कि सरदार सलीम या एहसान भट्टी भी तो तंजीम के गुरिल्ला हैं, वो क्यों नहीं भुट्टो मिशन पूरा करने की कोशिश करते। बहरहाल हमने नदीम को पाकिस्तान जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, पर भुट्टोइज़्म का जादू सर चढ़ कर बोलता रहा। तसव्वुर करें कि नदीम जो गुज़श्ता 4 रोज़ मुसलसल पुरखतर दुश्वार तरीन सफ़र करके अभी काबल आ अपनी कई रोज़ा नींद पूरी भी ना कर पाया था कि फिर से पाकिस्तान जाने के जान जोखों वाले सफ़र और मिशन पर चल निकला था। आज की पिंकी जरदारी पलीद पार्टी में है कोई जो दावा कर सके कि उसने पार्टी को जिंदा रखने की खातर अपनी चंद घंटों की नींद को भी ख़राब किया हो कि कुजा पीपल्स पार्टी के लिए इस किस्म की महम जोई की हो। लानत है बेज़मीर पर जिसने ऐसे कमिटेड अफराद की कदर ना की जिन्होंने तन मन धन एक करके पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान से वफा शारी की थी। नदीम और डॉक्टर ड्रेलू काबल से जलालाबाद पहुँचे। यहाँ पर पहले से मौजूद अदरीस तोती वगैरह के साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए असदाबाद आए तो इनके गाइड ने बताया कि सरहदी इलाके में ये बात फैल चुकी है कि कुछ पंजाबी सरहद पार करने जा रहे हैं, लिहाजा हिफाजती तदाबीर के तहत असदाबाद से दीर तक कोई 100 किलोमीटर का रास्ता जो बर्फ़ से ढका हुआ है पैदल तय करना होगा। रहीम शाह और फैज़ नामी पश्तून साथियों के साथ मिलकर असदाबाद से दीर तक का दुश्वार तरीन रास्ता मुसलसल 6 दिनों के सफ़र में मुकम्मल किया और दीर से मुख्तलिफ बसों के ज़रिए ये लोग रावलपिंडी के पीर वदाई अड्डे तक पहुँचे। तो यहाँ से नदीम ने उस्मान तोती वगैरह को कहा कि 6 दिनों से हमने कपड़े नहीं बदले, इतने ख़राब हुलिये में मज़ीद सफ़र करना बेहतर नहीं है कि पिंडी के किसी हमाम में जाकर शेव वगैरह कर लें और यहाँ से नया लिबास पहन लाहौर का सफ़र करते हैं। मगर इन तीनों ने बताया कि हमने क़यादत को वादा दिया हुआ था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अपना मिशन पूरा कर लेंगे, मगर हमें तो रास्ते में ही 1 हफ्ता लग गया है, लिहाजा हम मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर लाहौर जाना चाहते हैं। नदीम और ड्रेलू ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ ही तरोताम होकर लाहौर की तरफ निकलें, मगर इन्होंने वहाँ से ही टैक्सी पकड़ी। थोड़ी ही दूर गए थे कि इनके लिबास और हुलिया की वजह से पुलिस वालों को शक गुजरा और पकड़े जाने के डर से पुलिस वालों को पर फायर कर दिया। गिरफ्तार हुए और नतीजा फांसी की सूरत निकला कि हुलिया तब्दील ना करने की छोटी सी गलती और क़यादत से वादा निभाने की खातर आल अफकार के अजीम कारकुन मौत की आगोश में चले गए। इधर काबल में एक दिन शाह नवाज़ ने मुझसे लीबिया और फ़लस्तीन गुरिल्ला ट्रेनिंग के बारे में तफसीली बात की, जिसके बाद कहने लगा चलो आओ कुछ फायरिंग करते हैं। शाह नवाज़ ने अपने पसंदीदा हथियार चेकोस्लोवाकिया की बनी स्कॉर्पियन से कुछ फायर किए और इसके बाद पास खड़े बशीर दर्दी से मैकारोफ लेकर मुझे थमा दी और कोई
15 मीटर के फासले पर एक माचिस साइज की जूस कैन को निशाना बनाने का कहा। नीम तारीख फायरिंग हॉल में मैंने निशाना लिया तो कैन हवा में उड़ने लगा। मालूम नहीं मुझे कैसे 100% यकीन था कि कैन को निशाना लूंगा तो गोली फिर इसको लगेगी। दूसरा फायर भी हुआ और कैन सामने दीवार से टकराकर ज़मीन पर लट्टू की तरह घूमना शुरू हो गया। मेरी उंगली इस यकीन के साथ ट्रैगर दबा चुकी थी कि घूमती कैन पर लाजम गोली लगेगी। गो कि ऐसी शूटिंग को बुआ फिल्मों में ही देखने को मिलती है, मगर अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी थी और शाह नवाज नाकाबिले यकीन नज़रों से ये सारा नज़ारा देखता रहा। शाह नवाज ने बशीर दर्दी से पूछा कि आज से तुम्हारी जगह सालम को फायरिंग और आर्म ट्रेनिंग देने का शोबा देना ज़्यादा मौजू नहीं होगा क्या? इसके बाद मुझे तमाम कोर्ट की चाबियां देकर आर्म्स ट्रेनिंग और फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी दे दी गई। कुछ नकद रकम भी मिली जिससे मैं और अलमदार एयरपोर्ट रोड के पास काबली पुलाव कबाब वुडका पीने चले गए। अलमदार जिसका असल नाम फेसबुक पर भी मकसूद मुजाहिद है, क्योंकि काफ़ी चस्प तबीयत और आशिकाना मिजाज रखता था और स्याह रंग का होने की वजह से राबिया बल्कि गर्ल्स स्कूल जो हमारे सेक्रेटेरिएट के ऐन सामने वाक़या था कि लड़कियों में नफरत स्याह के नाम से मशहूर था। हम जब कभी भी अलमदार के साथ शहर को निकलते तो पुलिस या खाद वाले हमें मशकूक गैर मुल्की जान पकड़ लेते। इस दिन भी मुकरियान के करीब हमें पकड़ लिया गया। मुख्तलिफ पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बाद खाद के एक दफ्तर में लाया गया जहां कफ़ायत खान नामी अफसर मौजूद था। इसको मालूम था कि हम कौन हैं और गालिबन अलमदार से चंद दिन बार मेल भी चुका हुआ था। मेरे ख्याल में कफ़ायत पाकिस्तानी कबायली इलाके था, इसी वजह से उर्दू अच्छी जानता था। इंतहाई शफकत और मेहरबानी से मिला। बज़ाहिर अलमदार के सोशलिस्ट नज़रियात से बहुत मुतासर हुआ और बातों बातों में सोहेल सेठी भट्टो बरादरान की बदखोई राजा अनवर की तारीफ भी करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद अलमदार को अपने साथ लेकर कोई 1-2 घंटे के बाद वापस आया तो अलमदार काफ़ी टुन था। खाद वाले हमें घर तक छोड़ आए। वतन यार ड्यूटी पर था जिसने अलमदार के सख्त नशे की रिपोर्ट ना की वरना सज़ा लाजिम थी। अगले दिन मुझे अपने साथ लेकर बागे बाबर आया और बड़ी कस्में वादे लेने के बाद कहने लगा कि कफ़ायत ने मुझे चंद बड़े अफ़गान अफसरान से मिलाया था जिन्होंने मुझे हिंदुस्तान में जाकर अफ़गानिस्तान के लिए जासूसी करने की पेशकश की है। हर माह 7,000 रुपये दिल्ली में घर भी देंगे और तरबियत के लिए मशरकी यूरोप के किसी मुल्क में 6 माह के कोर्स पर भेजेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि तुम एक कम्युनिस्ट नज़रिए के पैरोकार हो और तुम्हारी पहचान पीपल्स पार्टी भी नहीं है। तुम अल जुल्फ़कार में भी ज़ेरे अताब ही रहते हो। 7 बहनों का बोझ और इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ है तुम्हारा। तो मेरा ख्याल है कि तंजीम की तरफ से मिशन पर पाकिस्तान जाकर गिरफ्तार या मरने से बेहतर है कि इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा लो। मेरी बात सुनकर अलमदार पर सकूत छा गया। कुछ दिनों के बाद अलमदार ने बताया कि उसने अफ़गानों की ऑफ़र को कबूल नहीं किया कि ये बात अपनी जगह के मैं तुम लोगों की तरह पीपल्स पार्टी की छाप तो नहीं रखता, मगर मैंने भी भट्टो बरादरान से वफा का हलफ लिया हुआ है। इस बात के जिक्र का मकसद यही है कि लोग जान सकें कि अल जुल्फ़कार के जितने भी साथी थे वो बदनीयत या बेकाऊ माल नहीं थे, कि अलमदार जैसा ज़ेरे अताब रहने वाला और कम्युनिस्ट होने का ताना सुनने वाला भी भट्टो के बेटों का इस कदर वफादार था कि बहुत बड़ी ऑफ़र रद्द कर दी। मगर बदकिस्मती से सरदार सलीम एहसान भट्टी जैसे के कहने पर उसको 2,000 रुपये देकर पाकिस्तान भेज दिया गया। गो कि मैंने वलीद और बशीर दर्दी ने उसको बहुत मना किया कि वो पाकिस्तान ना जाए, मगर उसने जाना ही मुनासिब समझा। जहां पुलिस उसके पीछे लग गई, गिरफ्तारी से बचने के लिए इंडिया भाग गया। इंडिया पुलिस वालों ने सरदार सलीम से जब दरियाफ्त किया कि अलमदार कालिया क्या आपका बंदा है, मगर सरदार सलीम ने इंडियन पुलिस को बताया कि यह बंदा हमारा नहीं है, इसको चाहे गोली मार दो। खुशकिस्मती से अलमदार हवालात से फरार हो गया और इंडिया में सालों दरबदर की ठोकरें खाता रहा।